साल 2025 एविएशन के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल रहा। कुछ ही महीनों के अंदर दो बड़े हवाई हादसों ने मतलब पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हाँ, और आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इन दोनों घटनाओं की गहराई में उतरेंगे। और ये दोनों ही मामले बहुत अलग है एक दूसरे से। हाँ, एक है एयर इंडिया फ्लाइट 71 का अहमदाबाद में हुआ भयानक हादसा, और दूसरा दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान का क्रैश। इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन सवाल दोनों ने ही बहुत गंभीर खड़े किए हैं। सही बात है। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से ये समझा जाए कि असल में हुआ क्या था, जांच किस तरफ जारी है और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 से। जी। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए एक रूटीन फ्लाइट थी। और विमान भी बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। हाँ, मतलब आज के जमाने के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर वो हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या हुआ? विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और वो सीधे शहर के बीचों बीच अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर जा गिरा। ओह, आबादी वाले इलाके में। हाँ, एक पल में सब कुछ मतलब आग और धुएं के गुबार में बदल गया। और ये हादसा इसलिए और भी भयानक हो जाता है क्योंकि ये एक आबादी वाले इलाके में हुआ। सही बात है। कोई भी विमान हादसा अपने आप में एक त्रासदी तो होता ही है, लेकिन जब वो किसी शहर पर गिरता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो आंकड़े क्या कहते हैं, कितना नुकसान हुआ है? विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। और इनमें से सिर्फ एक की जान बच सकी। 241 लोगों की मौत विमान के अंदर हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जमीन पर उस हॉस्टल में 19 लोगों की भी जान चली गई। मतलब ज्यादातर छात्र होंगे वहां तो? हाँ, ज्यादातर मेडिकल के छात्र थे जो अपने कमरों में थे, और दर्जनों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर तो ये आंकड़ा 260 तक पहुंच गया। जी, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 260 कहानियां हैं जो एक झटके में खत्म हो गईं। ये हवा और जमीन दोनों पर हुई एक दोहरी त्रासदी थी। और जब इस हादसे की जांच शुरू हुई तो जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AIB की रिपोर्ट, जब मैंने पहली बार उसका सार पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या था उसमें? रिपोर्ट में था कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। दोनों एक साथ? हाँ, एक साथ। और इसका कारण कॉकपिट में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। मतलब किसी ने इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। हाँ, ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। और ये जानकारी सिर्फ अजीब नहीं है, ये बहुत परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये स्विच ऐसी जगह होते हैं और उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो गलती से बंद ना हो सकें। आमतौर पर उन पर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। अच्छा। उन्हें बंद करने के लिए एक सोचा समझा एक्शन लेना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका हाथ गलती से लग गया और इंजन बंद हो गए। तो जांच की दिशा ही बदल गई होगी। हाँ, जांच तुरंत एक मैकेनिकल फेलियर से हटकर इस सवाल पर आ गई कि कॉकपिट के अंदर ऐसा किसने और क्यों किया होगा। एक मिनट, लेकिन क्या ये किसी भी तरह से गलती नहीं हो सकती? मतलब टेक ऑफ का माहौल बहुत तनाव भरा होता है ना? बिल्कुल। कॉकपिट में इतने सारे बटन और स्विच होते हैं। देखिए, थियोरेटिकली तो कुछ भी संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी संभावना लगभग न के बराबर है। जैसा मैंने कहा, इन स्विच को ऑपरेट करने के लिए आपको पहले एक गार्ड या लाच को उठाना पड़ता है, फिर स्विच को घुमाना पड़ता है, और ऐसा एक नहीं, दोनों इंजनों के लिए अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा। और वो जो ब्लैक बॉक्स का डेटा था, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के विश्लेषण से जो जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहर आई, वो और भी चौंकाने वाली थी। उससे क्या पता चला? उससे पता चला कि स्विच को पहले कट ऑफ किया गया और फिर कुछ ही सेकंड बाद, शायद जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे वापस रन पोजीशन में डालने की कोशिश की गई। लेकिन तब तक? हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान हवा में टिके रहने के लिए जरूरी स्पीड और लिफ्ट खो चुका था। कितनी ऊंचाई पर था वो? मुश्किल से 200-300 फीट, और इतनी कम हाइट से रिकवर करना नामुमकिन था। तो ये एक साधारण गलती तो नहीं लगती, इसने तो पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल।
अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, बल्कि एक संभावित आपराधिक कार्रवाई का मामला बन गया। एग्जैक्टली और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि इस जांच में सिर्फ भारतीय एजेंसी AIB ही नहीं थी। अमेरिका की NTSB और बोइंग भी शामिल थे ना? जी, और सूत्रों के मुताबिक जांच को लेकर इन एजेंसियों के बीच काफी मतभेद भी पैदा हुए। पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठे, जिससे पीड़ितों के परिवारों में गुस्सा और अविश्वास बढ़ता गया। तो ये जांच अभी भी चल रही है। हाँ, और ये मानवीय हस्तक्षेप वाला एंगल इसे अब तक के सबसे विवादास्पद एविएशन इन्वेस्टिगेशंस में से एक बना रहा है। इस हादसे के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी देखने लायक थी। जाहिर है सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हम प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। हाँ, प्रधानमंत्री खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, अस्पतालों में घायलों से मिले। एयर इंडिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने पूरे बोइंग 787 बेड़े को अस्थायी तौर पर ग्राउंड कर दिया। उनकी उड़ानें रोक दी। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये दिखाता है कि एयरलाइन भी इस बात को लेकर कितनी चिंतित थी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जरूर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन के अंदर भी इस पर काफी बहस हुई थी। अच्छा, पूरे बेड़े को ग्राउंड करने का मतलब है भारी वित्तीय नुकसान, हर दिन करोड़ों का घाटा। तो एक तरफ सुरक्षा की चिंता थी और दूसरी तरफ बिजनेस चलाने का दबाव। लेकिन आखिरकार सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। पर इस बीच जो असली ड्रामा चल रहा था वो पीड़ितों के परिवारों और जांच एजेंसियों के बीच था। क्या मतलब? परिवारों की क्या मुख्य चिंताएं थी? उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी पारदर्शिता की कमी। उन्हें लग रहा था कि उनसे पूरी सच्चाई छिपाई जा रही है। जब ये फ्यूल स्विच वाली थ्योरी बाहर आई तो कई परिवारों ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि एयरलाइन या विमान बनाने वाली कंपनी किसी बड़ी तकनीकी खामी को छिपाने के लिए पायलटों पर दोष मढ़ रही है। कुछ ने तो इसे साफ-साफ लीपापोती या कवरअप कहा। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि पायलट ऐसा क्यों करेंगे, ये तो एक तरह का सुसाइड मिशन लगता है, और दोनों पायलटों का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। सही बात है। इसी अविश्वास के चलते कई परिवार अब एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ मुआवजे और न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हादसा सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, ये अब एक लंबी कानूनी और भावनात्मक लड़ाई बन चुका है। अच्छा, तो ये तो हुई एयर इंडिया की जांच की बात, जो एक बहुत ही परेशान करने वाले मानवीय एंगल की तरफ इशारा कर रही थी, जहां सच और अविश्वास के बीच एक बड़ी खाई बन गई है। लेकिन 2025 में आसमान से बुरी खबर सिर्फ एक बार नहीं आई। कुछ महीने बाद 21 नवंबर को दुबई में भारत का गौरव माना जाने वाला एक लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। जी, और वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। कहाँ हुआ था ये हादसा? ये हादसा दुबई एयर शो के दौरान हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। भारत का HAL तेजस वहां क्या कर रहा था? वो वहां एक्रोबैटिक प्रदर्शन कर रहा था। ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मंच था। अच्छा, मतलब दुनिया भर के खरीदार और एक्सपर्ट्स वहां मौजूद थे? हाँ, और भारत तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन करके उसे एक्सपोर्ट करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। और इस हादसे में हमने एक बेहतरीन पायलट, विंग कमांडर नामांश सियाल को खो दिया। जी, ये भारतीय वायुसेना और देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। बिल्कुल। विंग कमांडर सियाल वायुसेना के सबसे कुशल पायलटों में से एक थे। ऐसे एयर शोज में प्रदर्शन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही चुना जाता है। तो इस हादसे के बाद क्या हुआ? जांच का क्या स्टेटस है? हादसे के फौरन बाद भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिविलियन जांच से अलग होती है। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये क्या होती है? ये AAIB की जांच से कैसे अलग है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना की अपनी आंतरिक जांच प्रक्रिया होती है। इसका मुख्य मकसद ये पता लगाना होता है कि हादसा क्यों हुआ, ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके और जवाबदेही तय हो सके। हाँ, और अगर किसी की लापरवाही है तो उसकी जवाबदेही तय की जा सके। लेकिन ये प्रक्रिया आमतौर पर बहुत गोपनीय होती है। मतलब इसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती? नहीं, जबकि सिविलियन हादसों की जांच रिपोर्ट, जैसे एयर इंडिया के मामले में, अक्सर पब्लिक की जाती है। तो तेजस क्रैश के मामले में क्या हुआ, इसका असली कारण शायद हमें कभी विस्तार से पता न चले। तो इस मामले में अटकलों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है? अभी तक तो नहीं। अटकलें बहुत हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है पायलट ने विमान को उसके परफॉर्मेंस लिमिट से ज्यादा पुश कर दिया हो, जैसा कि एयर शोज में होता है। हाँ,
या करतब दिखाते हुए जी फोर्स की वजह से पायलट कुछ पलों के लिए बेहोश हो सकता है, जिसे जी लॉक कहते हैं, या फिर विमान के फ्लाई बाय वायर सिस्टम में कोई क्षणिक गड़बड़ी आ गई हो। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। बिल्कुल, बिना आधिकारिक रिपोर्ट के ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं। पॉइंट ये है कि एयर इंडिया हादसे के उलट जहां हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक, हालांकि विवादास्पद कारण है, वहीं तेजस के मामले में एक रहस्य का पर्दा है। तो इन सब का मतलब क्या है? हमारे सामने कुछ ही महीनों के अंदर दो बिल्कुल अलग तरह के हवाई हादसे हैं। एक तरफ एक कमर्शियल फ्लाइट जिसमें सैकड़ों आम लोगों की जान गई, और जांच एक ऐसे मानवीय एक्शन की तरफ इशारा कर रही है जो समझ से परे। और दूसरी तरफ एक एडवांस्ड मिलिट्री जेट जो एक ग्लोबल स्टेज पे करतब दिखाते हुए क्रैश हो गया, और उसके कारण पूरी तरह से अज्ञात हैं। इसमें आकर्षक बात यह है कि ये दोनों घटनाएं, जिनके हालात और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, ये मिलकर भारत में एविएशन सेफ्टी पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ रही हैं। कैसे? एयर इंडिया का हादसा हमें कमर्शियल एविएशन की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में भी कॉकपिट के अंदर एक मानवीय फैक्टर सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। और ये जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल भी उठाता है। बिल्कुल। और तेजस का हादसा सैन्य विमानन के जो अंतर्निहित जोखिम है उनको उजागर करता है। ये विमान टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के चरम पर ऑपरेट करते हैं। पायलट और मशीन दोनों अपनी सीमाओं पर काम कर रहे होते हैं। हाँ, खासकर एयर शो जैसे हाई प्रेशर माहौल में। ये हादसा मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के लिए भी एक झटका है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जब आप हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाते और बेचते हैं तो एक भी हादसा आपकी प्रतिष्ठा पर भारी पड़ सकता है। तो एक तरफ आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरव और सैन्य तैयारी का। जी, इन दोनों हादसों ने इन दोनों ही पहलुओं पर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जिन स्रोतों पर बात की वे हमें 2025 में हुई दो बड़ी त्रासदियों की एक बहुत जटिल तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ एयर इंडिया फ्लाइट 171 का विनाशकारी हादसा, लगभग 260 जानें गईं, और उस जांच का रहस्य जिसके केंद्र में वो फ्यूल कट ऑफ स्विच है, जिसे किसी ने जानबूझकर या अनजाने में कॉकपिट के अंदर बंद कर दिया था। हाँ, और दूसरी तरफ हमने दुबई में हुए तेजस क्रैश और उसकी अनसुलझी जांच पर नजर डाली, जिसने भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। ये स्रोत हमें सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये हमें त्रासदी के बाद जवाबों की जो गहरी मानवीय जरूरत होती है उसका भी एहसास कराते हैं। सही बात है। जब आधिकारिक जांच जैसा इन दोनों मामलों में दिख रहा है या तो विवादास्पद हो जाती है या फिर गोपनीय, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि ऐसी विनाशकारी घटनाओं के बाद सुरक्षा संस्थानों में जनता का भरोसा कैसे बनाए रखा जाता है या कैसे कम हो जाता है, खासकर जब जानकारी अधूरी हो, विरोधाभासी हो या उसे जानबूझ के छिपाया जा रहा हो। भरोसा शायद किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा कीमती है, और इन दोनों हादसों ने उसी भरोसे की नींव को हिला कर रख दिया है।